सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो आपके हिस्ट्री यानी कि सब्जेक्ट सेकंड वाले की मैं बात कर रहा हूं। जो भी नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और हिस्ट्री सब्जेक्ट से देना चाहते हैं तो दोस्तों मैं बता दूं, आज का जो वीडियो होगा हमारा कुछ ऐसे पुस्तकों पे होगा, जैसे आपका व्याकरण के ग्रंथ कौन कौन से हैं उन पे बात करेंगे। यानी कि जो नेट के एग्ज़ाम में व्याकरण ग्रंथ से पूछा जाता है। आपके राजनीतिक शास्त्र के संबंधी जितने ग्रंथ हैं उन पे बात करेंगे। आयुर्वेदिक के संबंधी जो ग्रंथ हैं उन पे बात करेंगे। तो आज के वीडियो में इतने ही लगभग जो बुक हैं मेन तो उन पे बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बड़ी डीपली थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप नेट क्वालिफाई कर पाएंगे। आज का जो अभी मेरे वीडियो आ रहे हैं, मैं वीडियो आपको बना रहा हूँ तो उसमें ऐसे वीडियो बना रहा हूँ जो पहले हमारे सबसे प्राचीन कालीन साहित्य है या प्राचीन कालीन जो इतिहास है उसके संबंधी जो स्रोत हैं उन पे वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले मैंने कुछ ऐसे जो से मान लिया ऋग्वेद यानी कि जो ब्राह्मण साहित्य है आपका, चाहे उसमें वेद हों, ब्राह्मण हों, आरण्यक हों, उपनिषद हों, उन पे एक वीडियो बनाया है। दूसरा एक वीडियो मैंने दूसरी चीज़ों पर बनाया है, जैसे जैन धर्म की बुक्स हैं या रिलेटिव ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्म के रिलेटिव ग्रंथ हैं। तो जिस प्रकार हमारा, अगर हम प्राचीन भारत का साहित्य जो है या स्रोत जो हैं उनको देखना चाहते हैं तो उसमें मेनली दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट तो है साहित्य का, दूसरा है पुरातात्विक विभाग या पुरातात्विक जो भी, जैसे मान लिया आपके अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए, या आपके स्थापत्य कला है, जितने भी आपके किले हैं, जैसे मूर्ति कला हो गई, चित्रकला हो गई या कोई मोहरें हो गई, वो सब आपके पुरातात्विक में आते हैं। अगर साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य जो है तीन प्रकार का है। एक है धार्मिक साहित्य, दूसरा लौकिक साहित्य और उसके बाद विदेशी साहित्य है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कुछ हमारा धार्मिक साहित्य और विदेशी साहित्य है। धार्मिक साहित्य में हमारा जो वैदिक समय का लिखा हुआ साहित्य महत्वपूर्ण है, जैसे वेद हो गए, ब्राह्मण हो गए या उपनिषद हो गए, वेदांग हो गए, सूत्र हो गए, या उनके बाद के थोड़े के दिन बाद के जो है महाकाव्य हैं, या कुछ ऐसे धर्मशास्त्र हैं यानी कि धर्म के ऊपर लिखे गए हैं, जैसे धर्म सूत्र हो गए। जो स्मृतियाँ हैं वो लिखी गई हैं, बहुत सारी स्मृतियाँ लिखी गई हैं जिनमें जो है थोड़ा सा नियम के बारे में बताया गया है, समाज को कैसे रहना है। खासकर मैं आपको बता दूं, जो धर्म सूत्र हैं वो तो तीन तरह के हैं, जैसे गौतम धर्म सूत्र है, आप स्तंभ धर्म सूत्र है, और एक क्या है, वरिष्ठ धर्म सूत्र है। स्मृतियों में मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, नारद स्मृति है, पराशर स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, कात्यायन स्मृति है, देवल है, ये सब जो है मनुस्मृति है। सिर्फ एक ही मौर्योत्तर काल की मनुस्मृति है, गुप्त काल में जो लिखी गई हैं, याज्ञवल्क्य है, नारद है, पराशर है, बृहस्पति है और कात्यायन है। और जो देवल है वो पूर्व मध्य काल की है। इनमें भी जो है इन पर कुछ टीकाएँ लिखी गई हैं, जैसे मिताक्षरा के जो विज्ञानेश्वर है उन्होंने मिताक्षरा लिखी है। पूरे देश के अंदर जो है यही कानून लागू होता है, यानी कि पिता की संपत्ति में पुत्रों को बांट देना चाहिए, हिस्सा होता है मृत्यु से पहले। और दूसरा जो है लिखी हुई टीका है जो जीमूत भाग की है, जिसको दया भाग बोलते हैं, वह बंगाल में और आसाम में लागू होती है। उसके अनुसार जो है संपत्ति में मृत्यु के बाद जो है बांटा जाता है। तो दोस्तों, आज हम चलते हैं अपने जो है टॉपिक पे, क्योंकि जो मेनली है जैसे व्याकरण ग्रंथ है। दोस्तों व्याकरण जो ग्रंथ हैं उसमें जो पाणिनि अष्टाध्यायी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ईसा पूर्व की 5वीं शताब्दी की है। और फिर कात्यायन की जो वर्तिका है ये ईसवीं की जो है ईसा पूर्व की 4वीं शताब्दी की है। इसके बाद आते हैं पतंजलि और उनका महाभाष्य। प्रमुख ये क्या है, व्याकरण के जो ग्रंथ हैं, इसमें तीन हो गए। एक हो गया आपका अष्टाध्यायी,
दूसरा महाभाष्य और तीसरा वृत्तिका। पाणिनि, कात्यायन तथा पतंजलि जो है, इन तीनों को जो है मुनित्रय भी कहा जाता है। ये दोस्तों क्वेश्चन आ भी चुका है कि मुनित्रय किसको कहा जाता है, उसमें ऑप्शन थे और आपको जिसमें तीनों थे उसको राइट की जो है करना था या क्लिक करना था। अब दोस्तों इसके बाद जो है पाणिनि सालातूर जो एक जगह है अभी पाकिस्तान में है, गंधार के, तथा पतंजलि जो हैं गोदन के निवासी थे। व्याकरणाचार्य वाणी पाणिनि के बाद हुए। महाभाष्य द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व की है, अष्टाध्यायी पर टीका है। तो क्या है, अष्टाध्यायी पर एक टीका लिखी गई है, जबकि 5वीं शताब्दी में भर्तृहरि ने महाभाष्य पर टीका लिखी है। सातवाहन को यहाँ जो है, सातवाहन एक आपने शासक हैं जो पढ़ा होगा, दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण वंश था और वहाँ पर जो है यह सातवाहन के यहाँ पर जो है सर्ववर्मन नाम के जो है ने अति संक्षेप में पाणिनि के जो व्याकरण सूत्र का संग्रह का तंत्र में किया है। अष्टाध्यायी पर जो है 7वीं शताब्दी में कश्मीर के जयादित्य ने एवं वामन ने भी काशिका नामक टीका लिखी है। इसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों, जैसे जैनी उदयदेव ने जो है जैनेन्द्र व्याकरण तथा गंगराज दुर्विनीति ने जो है शब्दा अवतार नामक व्याकरण ग्रंथों का लेखन किया गया है। तो ये जितने भी ग्रंथ हैं दोस्तों सब व्याकरण के ऊपर हैं। प्राकृतिक भाषा का प्राचीन व्याकरण जो है वररुचि का जो है प्राकृतिक प्रकाश है। प्राचीनतम उपलब्ध तमिल व्याकरण अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है और बहुत बार आया है कि प्राचीनतम जो उपलब्ध तमिल का व्याकरण कौन सा है। तो तोलकाप्पियम जो है एक महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है तमिल का। 11वीं शताब्दी में व्याकरण के हुए हैं जिन्होंने चंद गोमिन ने जो है चंद्रकरण की रचना की है और स्वयं ही इसका टीकाकार भी लिखा है। कहने मतलब उन्होंने इसकी रचना की है और इसी पे टीका लिखा है। शब्दकोश सबसे प्रसिद्ध और शब्दकोश गुप्त युगीन अमर सिंह की अमरकोश है। अभी जो थे व्याकरण की थी, अभी दोस्तों ये जो है आपके शब्दकोश की बात करते हैं। तो अमरकोश ग्रंथ का एक नाम यानी कि नाम लिंगानुशासन में भी मिलता है। अमरकोश में 12 प्रकार की भूमियों का उल्लेख मिलता है। श्री स्वामी भट्ट ने अमरकोश पर सबसे प्रसिद्ध टीका लिखी है और उनके बाद जिनसेन सूरी हुए हैं कि आदि पुराण तथा गुणभद्र का उत्तर पुराण जैन कथा कोश है। दोस्तों यादव जो प्रकाश है उनकी वैजयंती हलायुद्ध की जो है अभिधान रत्नमाला तथा 12वीं शताब्दी में हेमचंद द्वारा लिखित अभिधान चिंतामणि और देसी नाम माला शब्दकोश है। ये दो हैं कुछ शब्दकोश संबंधी दोस्तों पुस्तकें थी। इसके बाद चलते हैं राजनीति शास्त्र से संबंधित ग्रंथ। तो दोस्तों राजनीति शास्त्र से संबंधित ग्रंथों में यह राज जो किया करते थे और राज को चलाने के लिए जो संबंध होता था या राज के चलाने के नियम कानून जो होते थे वो इन पुस्तकों में उसके बारे में उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों यह राज शासक पर लिखी प्रथम पुस्तक है जिसका नाम है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इस पुस्तक को जो है 1905 ईस्वी में शाम शास्त्री नाम के एक जो है इतिहासकार हुए उन्होंने मैसूर संग्रहालय से प्राप्त किया था और 1909 ईस्वी में शाम शास्त्री ने इसका अनुवाद कर इसको प्रकाशित करवाया गया था। सर्वप्रथम इसी पुस्तक में सप्तांग सिद्धांत यानी कि जो सात सिद्धांत थे राजा की सुस्पष्ट परिभाषा अधिकारियों को नगद वेतन का प्रावधान मिलता है। नगद वेतन का प्रावधान सबसे पहले 1:4800 का जो है वो इसी अर्थशास्त्र में है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के आधार पर जो है 7वीं शताब्दी में कामदक ने जो है नीति सार की रचना की और जो नीति सार लिखी गई है कामदक
कि वह भी जो है अर्थशास्त्र के ऊपर ही है। नीति सार में गुप्तोत्तर काल के राजस्व सिद्धांत एवं राजा के कर्तव्यों का वर्णन है। अगर अर्थशास्त्र की बात करें तो दोस्तों ये मौर्य काल के राजनीति शास्त्र मौर्य काल के संबंधित, और कामधन का जो नीति शास्त्र है वो गुप्तोत्तर काल के राजस्व सिद्धांत एवं राजा के कर्तव्यों का वर्णन इसमें किया गया है। इसमें राजा को सुझाव दिया गया है कि राजस्व एवं कर के संबंध में उसकी भूमि एवं माली एवं दूध दूहने वाले ग्वालों की तरह होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं शुक्राचार्य की शुक्र नीति। अर्थशास्त्र के पश्चात राज्य शासन, जो राज शासन या राज्य के नियमों पर लिखने गई पुस्तकों में जो है शुक्राचार्य की शुक्र नीति भी एक महत्वपूर्ण है, और अर्थशास्त्र के पश्चात राज्य शासन पर लिखी गई सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना भी शुक्र नीति को माना जाता है। इसमें मंत्रियों, अधिकारियों, सप्तांग के सिद्धांत तो मिलते ही हैं, साथ ही इसमें नागरिक प्रशासन का भी विशुद्ध वर्णन मिलता है। इस पुस्तक को हिंदू राजनीतिक विचारधारा को प्रस्तुत करने वाला अंतिम महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। राजनीति शास्त्र के अन्य ग्रंथों में अगर देखा जाए तो सोमदेव सूरी की जो है नीति वाक्य अमृत 10वीं शताब्दी की यह बुक है। और उसके बाद अगर देखते हैं देवन भट्ट की जो है राजनीति कांड 13वीं शताब्दी का है। चंडेश्वर का राजनीति रत्नाकार जो है राजनीति रत्नाकार 1325 ईस्वी का प्रमुख है। इसके बाद अगर और बात की जाए तो नीलकंठ की नीतिमायुक्त तथा मित्रमिश की राजनीति प्रकाश भी जो है राजनीति शास्त्र से संबंधी महत्वपूर्ण बुक्स है या ग्रंथ है। इसी कोटि के ग्रंथ हैं शिवाजी के मंत्री रामचंद्र अमात्य ने मराठी भाषा में आज्ञा पत्र की रचना की है। जो आज्ञा पत्र भी एक तरह का मराठी यानी जो महाराष्ट्र में चलने वाला राजतंत्र था उससे संबंधित एक तरह का राजनीति शास्त्र भी है। भोज की जो है एक राजा भोज हुए हैं, उनकी भी जो है युक्ति कल्पतरु, और इसके बारे में भी पूछा गया है दोस्तों। युक्ति कल्पतरु जो है बुक वह भी राजनीतिक बुक यानी राज सिंहासन या राज्य के जो नियम थे, रूल हैं, उन पर ही लिखा गया एक ग्रंथ है। मुख्यतः जो राजनीति शास्त्र का ग्रंथ है उसमें कुछ अध्यायों में वस्तुशास्त्र पर भी प्रकाश डाला गया है। अब दोस्तों चलते हैं, थोड़ा सा एक बुक और छूट गया है जिसको पंचतंत्र बोलते हैं, और इसको मैंने इसलिए लास्ट में रखा है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। और पंचतंत्र को दो न्यायशास्त्र का नाम देकर राजनीति का साहित्य बना दिया। दोस्तों पंचतंत्र तो बुक है और ऐसी बुक है जो विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा इसका दूसरी भाषाओं में ट्रांसफ़र हुआ है या ट्रांसलेशन किया गया है। अर्थशास्त्र एवं अन्य प्राचीन राजनीति संबंधी ग्रंथों का उद्धरण इसी में प्राप्त होता है। गढ़वाल शासक जो गोविंद चंद्र का मंत्री लक्ष्मीधर 12वीं शताब्दी के जो गोविंद चंद्र का जो मंत्री है लक्ष्मीधर, इनके लिए भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। राजनीति शास्त्र का प्रकांड पंडित था, उसने राजव्यवस्था का कृत कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की थी। लक्ष्मीधर को जो है मंत्र महिमा का आचार्य कहा जाता था। श्रीधर ने ग्राम विक्रय का विधान प्रस्तुत किया था। तो दोस्तों यह जो बुकें थी राजनीतिक शास्त्र से संबंधित थी। इससे पहले हमने व्याकरण संबंधी बताई। व्याकरण में आपको याद रखनी है पाणिनि जो थे उनका अष्टाध्यायी, और कात्यायन की जो है वार्तिका, और जो है पतंजलि का महाभाष्य, 3 महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप में याद रख सकते हो जो जैनी थे उदयदेव ने जैनेंद्र व्याकरण की रचना की थी। और इसके अलावा आप कालतंत्र का भी उसमें आप जिक्र कर उनको ध्यान रख सकते हो। तो ये तो आपकी व्याकरण। राजनीति में आपको बता दिया कौटिल्य का शास्त्र हो गया सबसे महत्वपूर्ण, पंचतंत्र हो गया, शुक्राचार्य की जो है शुक्र नीति हो गई, और उसी के साथ सोमदेव सूरी की जो है नीति वाक्य अमृत हो गया, और देव भट्ट की जो है राजनीति कांड, ये भी महत्वपूर्ण बुकें हैं। अभी दोस्तों चलते हैं जो मान लिया ज्योतिष ग्रंथ हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं।
तो आपने ज्योतिष के बारे में अगर बात करना है तो लगन मुनि का नाम आपको सबसे पहले मिलेगा। तो लगन मुनि ने जो वेदांग ज्योतिषी लिखा है, एवं अन्य ज्योतिषी ग्रंथ गार्गी संहिता है, यवन जातक है, व्रत संहिता है एवं नारद संहिता। गंगा गंगाचार्य की गार्गी संहिता में जो है युग पुराण खंड में वर्णित है कि यवनों के संग के जो साकेत है, पांचाल है, मथुरा है, कुसुम ध्वज पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया गया और जो है स्फूजी ध्वज द्वारा संस्कृत में लिखा गया यवन जात में जो दशमलव पत्ती का प्राचीनतम ऐतिहासिक साहित्य का प्रमाण मिलता है, वह भी इसी में मिलता है। अब दोस्तों इसमें इसके अलावा ये जो ज्योतिष के ऊपर आपकी जो मेन हो गया, सबसे ज़्यादा लगन मुनि के जो है वेदांग और ज्योतिषी लिखा गया। उसके बाद गार्गी संहिता है, यवन जातक है, व्रत संहिता है। अब करते हैं गणित के संबंधी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि गणित से भी नेट दूसरे एग्जाम में पूछा जाता है कि गणित संबंधी, जैसे आर्यभट्ट की जो है आर्यभट्टम, ये गणित की पुस्तक है। ब्रह्मगुप्त की ब्रह्मपुष्ट सिद्धांत तथा भास्कराचार्य की जो है सिद्धांत शिरोमणि, यह गणित की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। सिद्धांत शिरोमणि जो है 4 भागों में है, जिसमें से यह भी कभी कभी पूछा गया है कई बार लीलावती किससे संबंधित है। तो लीलावती भी एक जो है गणित की पुत्र है और इनकी जो है लड़की का नाम था, तो उसी के नाम पे इन्होंने लीलावती यानी कि पाटीगणित, बीजगणित, गृह गणित एवं गोला गणित यानी कि मुगल काल में फेजी ने भी लीलावती का फारसी अनुवाद किया। अशोकवर्मन के दरबारी जो कवि थे महावीरचार्य ने भी गणित सार संग्रह लिखा है और वक्षाली पांडुलिपि यानी कि 3वीं से 4वीं शताब्दी के संबंधित जो है गणित से थे, उन्होंने 1881 में पाकिस्तान के पेशावर से उनकी किताब को प्राप्त किया गया है। तो दोस्तों ये गणित के संबंधी मेनली मैंने पुस्तक बता दी, जैसे आपको आर्यभट्ट की आर्यभट्टम और ब्रह्मगुप्त की जो है ब्रह्मपुष्ट सिद्धांत, भास्कराचार्य की सिद्धांत शिरोमणि और जो भास्कराचार्य की सिद्धांत शिरोमणि है वो 4 भाग में है, जिसमें से एक भाग लीलावती भी है। और इसके बाद जो है महावीरचार्य की गणित सार संग्रह है, वक्षाली की पांडुलिपि है, ये आपके गणित रिलेटिव बुकें हैं। इसके बाद चलते हैं दोस्तों जो आयुर्वेदिक यानी आयुर्वेद पर लिखी गई पुस्तकें हैं उनके बारे में थोड़ा लास्ट में बात कर लेते हैं, उसके बाद जो है वीडियो को समाप्त करेंगे। तो आयुर्वेद में जो है आत्रेय संहिता के रचयिता मुनि आत्रेय का वही स्थान है जो यूनानी चिकित्सालय में हिपोक्रेटिस का है। नागार्जुन ने रस रत्नाकर यानी कि जो उस समय रस रत्नाकर बनाई थी, यानी कि जो पेड़ पौधे जड़ी बूटी होती थी उनके रस को निकाल के एक तरह का इलाज किया जाता था आयुर्वेद के तौर पे। तो उसी के आधार पर जो उसका वर्णन मिलता है, रत्नाकर करके रस चिकित्सा की स्थापना की थी। चरक संहिता के जो लेखक थे चरक हैं और सुश्रुत संहिता के लेखक सुश्रुत हैं तथा अष्टहृदयानी यानी कि अष्टांग संग्रह के लेखक वाण भट्ट ने ग्रंथों को आयुर्वेद में व्रत संहिता कहा गया है। चरक काय चिकित्सा के जो तथा सुश्रुत शक्य चिकित्सा के प्रेरणा थे यानी प्रेरणता थे, उन्होंने इनको अलग अलग जो है विकसित किया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे धवंतरी ने जो है निर्घंटु की रचना की थी। उसके बाद देखते हैं तो जैसे परमार हुए हैं, यानी कि परमार भोज ने जो चिकित्सा शास्त्रीय ग्रंथ शालिहोत्र का लेखन किया। इसमें भोज ने जो है अश्व पालन पोषण जो यानी घोड़े के पालन पोषण के संबंधी इसके बारे में बताया है, उसकी चिकित्सा पर जो है पर्याप्त प्रकाश डाला है या उसका वर्णन उसमें किया गया है। 11वीं सदी में जो है चक्रपाणि दत्त हुए हैं, जिन्होंने चरक पर जो है एक टीका लिखी गई है जो आयुर्वेदिक की दीपिका तथा सूत्र पर टीका भानुमति का उल्लेख किया गया है। भिल्लर ने जो है चिकित्सा अमृत की रचना की है। 8वीं शताब्दी के आचार्य माधवकर ने माधव निदान तथा वृंद ने जो है वृंद माधव नामक आयुर्वेद की पुस्तकों का लेखन किया गया है।
पालकाप्य की जो है हस्त आयुर्वेदिक में हाथियों के, जैसे इसके नाम से आपको पता चलता है, और ये क्वेश्चन भी आया है, कौन सी ऐसी बुक है जिसमें हाथियों के इलाज या उनके जो है रोगों को निदान करने के लिए लिखा गया है। तो दोस्तों हस्तायुर्वेद जो है उसमें हाथियों में होने वाले विभिन्न रोगों का निदान प्रस्तुत किया गया है, और यह 14वीं शताब्दी की जो है संग्रधार संहिता का उल्लेख है। 14वीं शताब्दी में संग्रधार संहिता का उल्लेख हुआ है। तो दोस्तों यह आयुर्वेद की महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। और इसके बाद जो है दोस्तों आपको हम वीडियो को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा काव्य ग्रंथ, राजनीति शास्त्र या राजनीतिक शास्त्र संबंधी, और उसके बाद आयुर्वेद की संबंधित बुकों को, और कुछ हमने जो है शब्दकोश, ज्योतिष ग्रंथ एवं गणित की पुस्तकों के बारे में पढ़ा। नेट के एग्ज़ाम में या दूसरे अच्छे बड़े जो नेट के कोई भी नेट लेवल के एग्ज़ाम हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा आपको अगर एक बार ये हो गया कि व्याकरण कौन कौन से हैं, राजनीति शास्त्र कौन कौन से हैं, गणित संबंधी पुस्तकें कौन कौन सी हैं, या आयुर्वेदिक संबंधी कौन सी हैं ज्योतिष, तो वो आपको क्वेश्चन को पहचानने में या करने में आसानी होगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आप मेरी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो, वहाँ पर आपको इस तरह का मटेरियल मिल जाएगा। ldc@netexam.com पे व्हाट्सअप नंबर है मेरा, इस पे 8825072295 पे मैसेज कर सकते हो अगर कुछ आपको किसी तरह की प्रॉब्लम होती है या कुछ पूछना है तो। साथ ही दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।